डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर बोतल एंड बियर बोतल, इन सभी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम हेनरी लॉ का यूज़ करते हैं। जब बोतल को सील किया जाता है तब उस सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक और बियर बोतल जो होती हैं उनमें CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। CO2 हम टेस्ट के लिए और उस सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए मिलाते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, ये हेनरी लॉ है। आप जानते हैं कि जब बोतल बंद होती है यानी कि सील होती है तो उस बोतल के अंदर CO2 गैस का प्रेशर बाहर के यानी बोतल के बाहर के 1 atm प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वो CO2 गैस उस बोतल में, उस सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूबल होती है। लेकिन जैसे ही आप उस ढक्कन को खोलते हैं वैसे ही क्विकली एंड रेडिली ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ जो CO2 गैस होती है वो बाहर की ओर निकलती है। क्यों बाहर की ओर निकलती है? क्योंकि CO2 गैस का जो प्रेशर है वो अंदर 1 atm प्रेशर से ज़्यादा है। तो वो CO2 गैस उस लिक्विड में से तब तक निकलती रहेगी जब तक कि बाहर के 1 atm प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक, तो देखिए ये M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P ये उसको प्रूव करता है। देखिए, आपने CO2 गैस का प्रेशर ज़्यादा किया तो उस CO2 गैस की क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में ज़्यादा डिसॉल्व हुई। आपने प्रेशर को कम कर दिया तो उस सॉल्यूशन में CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारी अर्थ है। ये देखिए, ये क्या है? हमारी अर्थ। और अर्थ पर 1 atm प्रेशर होता है। जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, और अगर हम अर्थ से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा है एट हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाइयों पर। तो एट हाई एल्टीट्यूड में होता क्या है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर अर्थ पर होता है जहाँ पर 1 atm प्रेशर होता है, वहाँ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कोई भी ह्यूमन बीइंग ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग कर लेती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में जब अंदर की तरफ जाता है तो जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ में इस ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। और जब इस ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, और ये ऑक्सीजन जो सेल्स होते हैं उनको प्रोवाइड हो जाती है। उन सेल को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है और हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन अगर हम एट हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए, जैसे जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग ऊपर की तरफ जाता है तो प्रेशर वहाँ पर लो होता है। यानी प्रेशर लो होने से जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा।
जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जब ब्रीथिंग करेगा तो उसकी बॉडी में कम ऑक्सीजन इंटर करेगी। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पर लो प्रेशर होता है, जिससे जो गैस होती है वो लेस डेंस हो जाती है। लेस डेंस की वजह से उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि वो लेस डेंस हो गई। ठीक है, अब जब कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पर ब्रीथिंग करेगा तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो टायर्ड फील करेगा। ठीक, फील गिडीनेस, उसको चक्कर आने लगेंगे, उसके सोचने और समझने की शक्ति डिक्रीज हो जाएगी। इस डिजीज को हम कहते हैं एनोक्सिया, ANOXIA, एनोक्सिया। इस डिजीज से बचने के लिए जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, जो भी है ना हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक, इस डिजीज से बचने के लिए। थर्ड एप्लीकेशन हमारा है इन डीप सी डाइविंग, जिसको हम स्कूबा डाइविंग भी कहते हैं। सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रेथिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रेथिंग एपरेटस, ठीक है, यानी स्कूबा। अब देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो पहले अपने साथ कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते थे। तो कंप्रेस्ड एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस प्रेजेंट होती थी। अब जब वो डाइवर्स इस अर्थ से नीचे की तरफ, आपको पता है ओशन नीचे की तरफ होता है, तो जब वो डाइवर्स अर्थ से जब नीचे की तरफ जाता है तो प्रेशर हाई हो जाता है। जब प्रेशर हाई होता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रेडिली अंदर की तरफ मूव करती है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसमें यूज़ हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें मिक्स होती जाती है। जब तक डाइवर्स अंदर रहेगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जल्दी से जल्दी यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनके बॉडी में इंटर करेगी, यानी ब्लड में मिक्स होगी। तो ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब वो डाइवर्स जब वापस से अर्थ पर आता है, यानी कि जहाँ पर 1 atm प्रेशर है, तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो लो प्रेशर होने की वजह से उसके बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में जो नाइट्रोजन गैस सोल्यूबल हो गई थी, अब वो सडनली बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है कि उसके ब्लड स्ट्रीम में बबल फॉर्मिंग हो जाती है। ब्लड फॉर्मिंग हो जाने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे उस डाइवर्स को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं बैंड्स, BENDS बैंड्स। ठीक, कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके नाक और मुंह से ब्लड भी निकल सकता है ना। तो ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इससे जान भी जा सकती है, यानी डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो स्कूबा मिक्सचर को ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%, इस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं स्कूबा। ठीक है, तो वो अपने साथ इस मिक्सचर को ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीलियम होता है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ब्लड में बहुत कम सॉल्यूबल होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस को भी वो ब्लड में इजीली सॉल्यूबल नहीं होने देता। तो स्कूबा डाइवर्स इस मिक्सचर को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन नाउ ए डेज ऐसा होने लगा है कि अब 98% हीलियम एंड 2% ऑक्सीजन गैस का यूज़ अब स्कूबा डाइवर
करते हैं। ठीक, तो आई होप ये जो आपने एप्लीकेशन देखा ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। ये मिक्सचर क्यों यूज़ करते हैं? अरे भाई, इस बैंड्स, ये जो डिजीज़ है इससे बचने के लिए। ठीक है ना? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो आपने अभी पढ़ा ये एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सुनिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of particle of solvent and solute but does not depend upon the nature of solvent and solute. It is called colligative property. आप जानते हैं colligative property osmotic pressure, elevation boiling point, depression freezing point, relative lowering vapor pressure, ये जो मैंने आपको 4 बताए हैं ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही हैं। एक बार फिर से सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने ठीक है पढ़ लिया, ये इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, इसके बाद भी आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ आपके सामने एक ट्रिक है, नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप यहाँ ये देखिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल समझते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता है वो अभी भी हमारे समझ नहीं आया है, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं NaCl नेचर वाइज ये सॉल्ट है और MgCl2 नेचर वाइज ये भी सॉल्ट है। आप जब इसको NaCl को आयोनाइज करते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, और MgCl2 को जब आयोनाइज करते हैं तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में आयोनाइज होता है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो आंसर आता है कि NaCl में नंबर ऑफ आयंस 2, ये देखिए 1 एंड देयर इज अ 2, ये 2, और MgCl2 में नंबर ऑफ आयंस देखते हैं, ये देखिए आगे 2 लिखा है तो 2, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1, तो टोटल जो होता है यहाँ पर ये नंबर ऑफ आयंस ये हो जाएंगे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 हैं, बिकॉज MgCl2 में नंबर ऑफ आयंस कितने ज़्यादा हैं देन कंपेरिजन टू NaCl, इसलिए MgCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, किससे? NaCl से। तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही है कि NaCl एंड MgCl2 बोथ आर द सॉल्ट इन नेचर, बट यहाँ पर MgCl2 में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं, इसीलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? NaCl से ज़्यादा होगा। तो यहाँ हमको एक बात क्लियर हो रही है, क्या? कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा इन नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, थैंक यू।